हाँ जी, हमारा क्या चल रहा था टॉपिक? सर जीएसटी से बता दो सर। जीएसटी R1 के बारे में बताए थे, डेट वाला। लेट वाला। कब फाइल, ये सर, मैंने कि डेट कब फाइल किया जाता है। लास्ट टॉपिक वही सर छोड़े थे आप कर कर। सर लास्ट टॉपिक में मेरा कुछ क्वेरी है सर। बोलो, क्वेरी बोलो। सर आपने बताया था कि सर जीएसटी मंथली और क्वार्टरली दोनों में भरा जा सकता है। हम्म। उसका लास्ट डेट होता है मंथली का 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और इसका होता है 13th क्वार्टरली हम्म। का। लेकिन हम्म। इसका भी तो सर एक लिमिट होता होगा ना, तो हम लेट फाइन लगाते होंगे, इसके बाद लेट फाइन के बाद भी नहीं भरा जा सकता। लिमिट जैसे किसका की है? जैसे 11th के बाद अगर हम भरना चाहें लेट फाइन देकर, हाँ। हाँ। तो उसके बाद अगर कितना दिन तक का टाइम होता होगा कि उसको हम भर सकते हैं लेट फाइन के साथ। GSTR 1 April 24 कब फाइल होनी चाहिए? ये सर मई में सर, 11th एक मई तारीख को, में। तारीख 11th में बोलो, नहीं होगा। तारीख। तारीख। 11 11 मई। 11th में। 11 मई। क्या 12 मई को फाइल हो सकती है? सर वो नो तो सर, फाइन लेट के हो फाइन लगेगा सकती है सर। सर, बट लेट लेट फाइन दे करके। हाँ, फाइन के साथ होगी वो, ड्यू डेट के बाद होगी क्या ना। 10 मई को हो सकती है? हो सकती है सर। क्या 1 मई को हो सकती है? हो यस सकती है सर। सर। 1 मई को होगा सर। क्या 30/4 को हो सकती है? नहीं सर, खुलेगा ही नहीं। यहाँ सर तक तो ये क्लियर है? लेट फी कब तक भर रुको रुको सकते रुको। हैं? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ये कब तक हो सकती है? मैक्सिमम 2 इयर्स। 11 मई 2026। तो ये फाइन भी बढ़ते जाएगा जितना लेट करेंगे उस हिसाब से। बिल्कुल बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। इसका भी कोई परसेंटेज होता होगा सर कि हाँ इस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगा? वो अलग अलग टर्नओवर बेस्ड में अलग अलग मैक्सिमम लेट फी बताई गई है। 500 रुपये पर मंथ, 2000, 1000 रुपये पर मंथ, 2000 रुपये पर मंथ, वो अलग अलग बताई गई। और ये और सर एक और, पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है लेट फी और इंटरेस्ट, क्योंकि उसको पता होता है कि आप कब आ रहे हो और क्या डेट थी। सर एक और था कि ये टर्नओवर ईयरली बेसिस पे काउंट होगा ना? कौन सा जो टर्नओवर? 5 करोड़ का, 5 करोड़ का जो टर्नओवर हाँ, था। पिछले साल का पिछले साल का टर्न। सर, हाँ। ये जो क्वार्टरली आप बताए थे, जनवरी फरवरी का जो मैंने भरा जाता है मार्च में। अगर उस टाइम मैंने कि मार्च में सर नहीं मैंने कि नहीं कर सकता है जमा सर, तो अगला में कर सका है ना सर। अगला में तो कर सकता है, उसमें क्या परेशानी है? क्यों नहीं कर सकता? आप बताओ, आपका क्या क्वेश्चन है फिर? जैसे यही पूछे तो सर, जैसे कि सर पहला क्वार्टरली हो गया जनवरी फरवरी, उससे अगर मन उस दिन मैंने कि भर नहीं सकता है मार्च में, तो अगर लेट फाइन कर सकता है ना अगला बार में। बिल्कुल लेट फी के साथ कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। पर लेट फी आकर के पे कर दो, लेट फी पे करो, रिटर्न फाइल करो, लेट फी पे करो, रिटर्न फाइल करो। ठीक है। अब हमने GSTR 1 के अंदर आपके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस करी थी। व्हाट इज B2B सप्लाई? यस सर। एक GSTN से दूसरे GSTN। व्हाट इज B2C सप्लाई? GSTN टू कस्टमर, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। यस सर। एक चीज हमने डिस्कस करी थी, जीरो रेटेड। नहीं, जीरो रेटेड मींस एक्सपोर्ट। आप इंडिया में हो, सप्लायर इंडिया में है, और मैं माल या सर्विसेज दे रहा हूं आउटसाइड इंडिया, वो होता है एक्सपोर्ट।
अब एक्सपोर्ट नहीं बोलते, जीएसटी में बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। या फिर इंटरस्टेट सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई, nil rated supply, tax rate nil, नॉन जीएसटी सप्लाई जिसपे सर उस जीएसटी पे तो नहीं है। सर उस पे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, एक्साइज ड्यूटी लगती है उन पे तो। इस पे सर हम जैसे हम माल सप्लाई बाहर करेंगे उस पे तो। अगर माल बाहर सप्लाई करते हो तो कस्टम ड्यूटी तो आज तक तो लगी नहीं है। सर इंपोर्ट कोई करते ना हो कोई तो टैक्स, लगती है। सर कोई एक्सपोर्ट ना कोई करने पे टैक्स। तो सरकार कस्टम ड्यूटी लेने लग गई तो माल तो यहीं बिकेगा, फिर बाहर थोड़ी बिकेगा। जी सर। सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा क्यों देती है, इकोनॉमी बढ़ेगी ना। जी सर। तो तो बाहर जाने पे कोई से भी फॉरेक्स किसी को बढ़ेगा। भी, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है। सर बाहर जाने पे कोई टैक्स नहीं लगता है किसी चीज का भी, बाहर गुड्स का। अगर आप कोई माल भेजते हो या सर्विसेज देते हो तो उस पे जीएसटी लगता है। बट कस्टम ड्यूटी नहीं लगती आपको। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक्सपोर्ट विद आईजीएसटी और जी एक्सपोर्ट विदाउट आईजीएसटी। इसका मतलब आप एक्सपोर्ट करो 100 रुपए का माल, 18% का जीएसटी लगाओ तो एक्सपोर्ट विद आईजीएसटी हो गया। जी और एक होता है एक्सपोर्ट विदाउट आईजीएसटी, इसके लिए आपको लेना पड़ता है एलयूटी। लिखो एलयूटी। अगर आपने सरकार से, डिपार्टमेंट से एलयूटी लिया है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिया है, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे जीरो रेटेड में, या तो एक्सपोर्ट करो विद आईजीएसटी, आईजीएसटी लगा दो, 100 रुपए पे 18 रुपए लगाए, 118 का माल बेच दो। या एक्सपोर्ट करो 100 रुपए का, आईजीएसटी मत लगाओ। बट आपको आईजीएसटी नहीं लगाना, तब तक नहीं लगाना जब तक आपके पास एलयूटी ना हो। एलयूटी होना जरूरी है। एलयूटी मींस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। आपको ये अप्लाई करना पड़ता है, डिपार्टमेंट आपको एक एलयूटी का सर्टिफिकेट देता है, वो अगर आपके पास होता है तो एक्सपोर्ट करो, आईजीएसटी नहीं लगाना। क्लियर है। तो सर ठीक है सर। एलयूटी मिलने के बाद भी आईटीसी का हम ले सकते हैं ना रिफंड? हाँ, यहां तक कोई क्वेरी। B2B B2C जीरो रेटेड, नील रेटेड, नॉन जीएसटी। नॉन जीएसटी में लगता है आपका एक्साइज और वैट इस पे सर इससे आ जाए वेट लगता है सर, वेट। है। यही बता रहे सर, इसमें एक्सरसाइज लगता है, वेट लगता है, नॉन जीएसटी एक्साइज सप्लाई लगता है, में। वैट लगता है, यस सर। जीएसटी नहीं लगता। ये सर आइए आगे जीएसटी नहीं बढ़िए। लगता है सर। व्हाट इज एचएसएन? उसका नंबर होता है। एसएससी, ये लगता है गुड्स पे, ये लगता है सर्विसेज। ये पेन है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन को पता है ये पेन। बट जीएसटी में लिए, जीएसटी के लिए इस पेन का एक कोड होता है, उसको हम बोलते हैं एचएसएन कोड। क्या बोलते हैं? ये कैलकुलेटर है। अब है ये कैलकुलेटर, बट जीएसटी में लिए, जीएसटी के लिए इसको एक नाम दिया गया है, इसको एक कोड दिया गया है। जैसे शर्ट मैंने पहनी है, शर्ट का एचएसएन कोड होता है 6204। मोबाइल का 5803, कैलकुलेटर का 5230,
तो अलग अलग कोड बने हुए हैं। सर ऐसे तो बहुत सारे कोड होंगे। हाँ, इतना मोटा बंडल है बुक का, उसके अंदर सारे कोड लिखे हुए हैं कि कौन से प्रोडक्ट का क्या कोड है। तो गुड्स से रिलेटेड जो कोड होगा उसको हम बोलते हैं HSN कोड। क्या बोलते हैं? HSN कोड। सर्विसेज के लिए हम बोलते हैं सर्विस अकाउंटिंग कोड। टैक्स फॉर वेल्थ आपको सर्विसेज दे रहा है, आपको CCA का कोर्स करा रहा है, तो आपको बिल मिला है या नहीं मिला, पहले तो ये बताओ। यस सर बिल मिला है। जैसे मिला ये है हाँ, सर तो मैंने बिल आपको मिला है। यही बोला था कि बिल लेना देखना शुरू कर दो मार्केट में भी। तो जो बिल मिला होगा आपको, उस पे लिखा होगा कि आपको एक CCA का कोर्स कराया जा रहा है, कमर्शियल कोचिंग सर्विसेज का आपको काम दिया जा रहा है, और उसका ये SAC कोड ये है। एडवर्टीजमेंट का अलग SAC कोड होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग कोड होगा, कंपनी सेक्रेटरी का अलग होगा, बिजनेस प्रमोशन का अलग होगा, कमर्शियल कोचिंग का अलग होगा, लीगल सर्विसेज का अलग होगा, अकाउंटिंग का अलग होगा। मतलब हर सर्विसेज और गुड्स का अलग अलग कोड होगा, जिससे पहचाना जाएगा कि आपका कोड ये है और उस पे GST रेट ये लगता है। क्लियर है? ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे बॉक्सेस हैं कहाँ, GSTR 1, GSTR 1 में। अब अगर आप विद इन द स्टेट माल बेचते हो या सर्विसेज देते हो, विद इन द स्टेट का मतलब सप्लायर भी दिल्ली में है और रिसिपिएंट भी दिल्ली, तो विद इन द स्टेट सप्लाई हो गई। यस इंटरस्टेट हो गया सर। तो ये इंट्रा स्टेट हम सप्लाई बोलते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, और अगर 18% का GST है तो CGST लगाऊंगा 9% और SGST लगाऊंगा 9%। ठीक है। अगर 5% का GST रेट है तो 2.5, 12% का रेट है तो 6, 28% का रेट है तो 14, आधा आधा लगा दो। और अगर मैं आउटसाइड द स्टेट माल बेचता हूं, जैसे सप्लायर कहाँ है, दिल्ली, रेसिपिएंट है बिहार, ये सप्लाई होगी इंटर स्टेट सप्लाई। तो अगर जहां इंटर स्टेट सप्लाई होगी वहां सीधा IGST लगेगा, कितना, 18%। सप्लायर भी बिहार में, रेसिपिएंट भी बिहार में, 5% GST रेट। सप्लायर कैलकुलेटर बेच रहा है रेसिपिएंट को 5% का GST रेट, कितने टैक्स लगाऊंगा, कितने रेट के हिसाब से लगाऊंगा? तो 2.5 सर 2.5% CGST और होता SGST 2.5%। है। CGST 2.5%, या 2.5%। और CGST HPSC 2.5%, CGST 2.5%, और SGST इसके 2.5%। BGST 2.5%। व्हाट इज बी? बिहार। सप्लायर भी दिल्ली में, रिसिपिएंट भी दिल्ली में, 12% का GST रेट, तो क्या लगाऊंगा, CGST 6%, SGST 6%। DGST 6%। वो बात हो रहा है, ठीक है, स्टेट का फर्स्ट लेटर। स्टेट हो गया ना। अब स्टेट को नाम मैं कैसे दूंगा, उसके पहले लेटर से दूंगा। BGST बिहार, DGST दिल्ली। यूपी में लगेगा तो क्या लगेगा, UPGST 9%, CGST 9%। हिमाचल में HPGST 9%,
CGST नो परसेंट। अंडरस्टूड? यस। आप बट ये सर SGST बिल में लिखाएगा क्या इस तरह से? बिल में दोनों तरीके से लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। SGST CGST करके लिख लो, या DGST या CGST करके लिख लो। बट अगर आउटसाइड द स्टेट माल बेचोगे तो IGST लगाना, C और S मतलब। लेकिन सर रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो BGST या DGST लगाएंगे। हाँ, वहां पे लिखा हुआ होगा ना, क्योंकि आप जिस स्टेट की GST रिटर्न फाइल करोगे तो ऑब्वियसली वो BGST खोल के देगा, तो BGST का मतलब आपके वाला SGST ही है। क्लियर? यस सर क्लियर। यहां तक सर की कोई क्वेरी? नो सर। अब GSTR1 सर की, हाँ बोलो बोलो। रजिस्ट्रेशन कोड और एस एस बताएं जो कोड, कैसे पता चलेगा सर ये कि किसका कोड कौन है सर? सर्विस वाला है गुड्स वाला है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि कैसे पता चलेगा। अब सर इतनी मोटी बुक है तो याद रहेगा, मुझे भी याद नहीं है कि किसका HSN कोड, इस प्रोडक्ट का HSN कोड क्या होना चाहिए। सर गूगल पे सर्च सर आई करके गेस निकल ये जाएगा। पोर्टल पे अरे होगा गूगल सर। गूगल 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 ही है। वो गूगल पूरा समुंदर है, उसमें जो चीज लिखोगे पता नहीं वो कहाँ कहाँ से पिक करके लेके आएगा। सर पोर्टल पे होगा, जीएसटी के पोर्टल पे मिल जाएगा। आपको देखो, पोर्टल दिख रहा है आपको? नो सर, अब दिख गया। इसी ऐसा दिखाई दे रहा है सर। अब दिख रही है सर। ऐसे पोर्टल खुलेगा, सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में, सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है एचएसएन सर। कोड। एचएसएन कोड। हाँ, HSN कोड लिखो। सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में, गूगल नहीं देखना। गूगल नहीं देखना। सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में सर्च HSN कोड। हाँ जी। अब बोला है या तो HSN कोड से करो या डिस्क्रिप्शन से करो। अब मुझे पता है, मुझे तो याद है 6204 का सूट जैकेट ब्लेजर से रिलेटेड है, बट मुझे तो नहीं पता ना। आप जैसे, आपके लिए आपको नहीं पता, बोलो क्या सर्च करें? 7 का सर। 75 कैलकुलेटर नहीं आ रहा। अब कैलकुलेटर एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, टेलीफोन आ गया। तो 85178010 एक ये HSN कोड है, एक है 85173000, एक ये है। मुझे मोबाइल का करना है, मोबाइल। तो देखो, मोबाइल फोन का 85171211, मोबाइल फोन अदर देन पुश बटन टाइप, मोबाइल फोन पुश बटन टाइप। ठीक है। और बुक्स, चिल्ड्रन पिक्चर बुक, ड्राइंग कलर बुक, रजिस्टर अकाउंट बुक, नोटबुक, ऑर्डर बुक, चिल्ड्रन पिक्चर ड्राइंग और कलरिंग बुक, रजिस्टर अकाउंट बुक आपको दिख रहा होगा। ये सब फोर दिखाई दे रहा नाइन है जीरो सर। थ्री 4903 एक ही है, बट उसने क्या है, पूरा और डिटेल्ड में खोल के दे दिया कि 49030020 के अंदर क्या मिलेगा आपको, चिल्ड्रन पिक्चर ड्राइंग कलरिंग बुक। 48202000 में मिलेंगे आपको रजिस्टर, फोल्डर, फाइल कवर, बुक्स वगैरह। अब आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा HSN कोड आपकी प्रोडक्ट पे लगता है।
सर्च कर लोगे। यस और सर सर्विस के लिए टैग। यहाँ सर्विसेज में जाओ। अच्छा आप बोलोगे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज कहाँ आती है? अकाउंट। तो अकाउंट में इसने दोनों चीज खोल के दे दी। एक मेडिकल लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक इमेजिंग सर्विसेज में भी अकाउंट्स मेंटेन होता है, एक मर्जर एक्विजिशन की सर्विसेज में भी अकाउंट मेंटेन होता है। मैं लिखता हूं देखो क्या आ गया। अगर आप अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की सर्विसेज करते हो तो 998222। अगर आप लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज करते हो तो 9982। अगर आप ऑफिस और अकाउंटिंग मशीनरी के काम करते हो तो 998712। इंस्टॉलेशन सर्विस ऑफ ऑफिस एंड अकाउंटिंग मशीनरी एंड कंप्यूटर्स का वर्क करते हो तो 998733। इतना आसान नहीं है इस बात को समझना कि मेरे प्रोडक्ट का HSN कोड यही है कैसा। तो आपको बहुत सारी इसकी एनालिसिस वगैरह करनी जरूरी होती है कि इस प्रोडक्ट में मेरा HSN कोड ये रहेगा। ठीक है, सर। इतना आसान नहीं, बट इसके लिए आपको धीरे धीरे करके मेहनत करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी चीजों को। अब मशीन, अब मशीन तो बहुत सारी चीज होती है। तो मशीन के ऊपर देखो कितने सारे HSN कोड हैं। ये तो अभी लिस्ट यहाँ पे 4-5 है, बट खोलने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट है। अगर आपको चेक करना हो, कुछ चीज चेक करनी हो, तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करो, क्योंकि विदाउट लॉगिन फीचर है ना ये। मैंने अभी किसी का लॉगिन नहीं किया। इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करो और चेक करते रहो कल। क्लियर है? सर अगर इसमें अगर गलती से अगर कोई दूसरा एसएसएन कोड डालकर उस पर जीएसटी आपको लगा आपकी दिए तो? गलती, आपकी गलती है, सरकार आपको पकड़ लेगी। अगर आपने 5% वाला GST रेट वाला HSN कोड पिक कर लिया और होना चाहिए था 12% वाला, तो आपको 12% बाद में पे करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा, विद पेनल्टी करनी पड़ेगी। तो इसलिए सावधानी से आपको अपने प्रोडक्ट का HSN कोड सही से चुनाव चूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ें। यस सर। सर यस सर। हम यहाँ पे थे, यहाँ तक कि कोई क्वेरी। HSN कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको GST पोर्टल पे जा करके मिल जाएगा। क्लियर? हाँ जी, GSTR 3B। अच्छा, 13 तारीख भी तो हो सकती है डेट, ये जो 11 वाली है। यस सर, लेट फाइनल है। ये लेकिन क्वार्टरली होगा सर। मैंने बताया भी था 13 मई 2000 नहीं, अगर क्वार्टरली वाला जाएगा तो अप्रैल मई जून मार्च जुलाई। है। ठीक है, अगर महीने की करोगे तो 11 तारीख, अगर तिमाही करोगे तो जैसे क्वार्टर खत्म होगा 13 तारीख। क्लियर है? यस। अब 3B पे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अगर ये तो सप्लायर करेगा ना वन। सर यस जिसके पास जीएसटी नंबर होगा वो सब करेगा। हाँ, अगर सप्लायर 1 फाइल करेगा तो रिसिपेंट को कहाँ दिखाई देगा? 2A में सर। ACR 2 में। ए, सर। ACR 2 में। 2A।
अगर 11 तारीख को फाइल होगा तो 2A कब दिखाई देगा? 12 तारीख को या फिर 11 को शाम को। 13 या 14 तारीख। और कोई आंसर? तो सेम टाइम में जैसे फाइंड हो जाएगा उसके बाद देख सकते हैं अरे सर। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। 14 मई 2024 को, क्योंकि 13 मई को IFF भी फाइल होगी, 13 जून को IFF भी फाइल होगी, तो ये 14 तारीख को ही जनरेट करके मिलेगा। सर ये IFF क्या है? अगर क्वार्टरली रिटर्न होगी यहाँ पे, ये क्वार्टरली डिस्कस किया था, ये क्या फाइल होगी? 13 जुलाई को GSTR1 फाइल होगी। बट अगर आपकी B2B की सप्लाई है तो 13, तो अप्रैल 24 की अगर आपकी B2B की सप्लाई है तो आपको 13 मई को फाइल करनी है IFF, इनवॉइस फर्निशिंग। मई महीने में मैंडेटरी नहीं है, आप करना चाहो तो कर लो, कोई जरूरी नहीं है। मई महीने में B2B की सप्लाई है, ध्यान रहे मैं B2B कह रहा हूँ, B2C नहीं कह रहा। तो 13 जून को आप क्या फाइल कर सकते हो? IFF, इनवॉइस IFF। फैसिलिटी। बट अप्रैल से जून जब आप फाइल करोगे ना तो 1 तो एक ही करनी है, 3 नहीं करनी, क्योंकि आप क्वार्टरली मोड में हो, तिमाही के अंदर हो। अगर तिमाही के अंदर हो तो 1 एक बार जाएगी, जिसने मंथली चूज किया हुआ है उसकी GSTR1 12 जाएंगी, जिसने मंथली ऑप्शन चूज किया हुआ है उसकी GSTR1 12 जाएंगी साल में, और जिसने क्वार्टरली चूज किया हुआ है उसकी GSTR1 4 जाएंगी। 4 दिन। बट अगर आपकी B2B की सप्लाई है तो आप IFF फाइल कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। सर ये IFF अभी भी क्लियर नहीं हुआ, ये है क्या? रिटर्न है, जैसे GSTR1 है वैसे IFF है। इसमें जैसे GST में हमें बताना होता है सर कि इतना टैक्स हमारे पास आया, तो IFF उसमें में भी क्या IFF बताना में भी होता वही है? बताना पड़ता है, GSTR1 का छोटा भाई है, पर वहां पे सिर्फ B2B जाएगा, इसलिए तो B2B लिखा हुआ है। आप पढ़ तो नहीं रहे, इसको पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है, आप बिना पढ़े बोल रहे हो। अप्रैल से जून की जो GSTR1 जाती है उसमें क्या क्या डेटा जाता है? B2B, B2C, जीरो रेटेड, सारी चीज आती है। GSTR1 में हमने क्या डिस्कस किया था? GSTR1 में हमने क्या डिस्कस किया था कि B2B की सप्लाई बताओ, B2C की सप्लाई बताओ, टैक्सेबल बताओ, एग्जेम्प्टेड बताओ, नील रेटेड बताओ, नॉन GST बताओ। IFF में क्या जाएगा? बस B2B ओनली। यहां तक की कोई क्वेरी कैसे बताए हैं सर? है? अप्रैल 24 से जून 24। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल नहीं। 24 की मैंने मन कहाँ फाइल करी है क्या? मैंने तो IFF करी है, और IFF में क्या दिया है? B2B। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अप्रैल महीने में B2C भी हो, सोना नहीं है किसी को। ऐसा हो सकता है कि अप्रैल महीने में B2C हो, यस सर। हो सकता है। सर बट आपने IFF के अंदर तो B2C जाता नहीं है, तो B2C कहाँ जाएगा? GSTR1 में B2B। जाएगा। और GSTR1 कब जाएगी? 13 जुलाई को जाएगी, उससे पहले तो 1 नहीं जाएगी।
अच्छा, ये बीच में आईएफएफ कैसे आ गया? या आईएफएफ आया B2B के लिए। ये आईएफएफ आया सामने वाली पार्टी जो है जिसके 2A में मंथली आ जाए। बट अगर मान के चलना, अगर यहाँ पे आईएफएफ नहीं था तो क्या होता? GSTR1 कब जाती? 13 जुलाई को। सामने वाली पार्टी के 2A में कब दिखाई देता? 14 तारीख को। होता या नहीं होता? वीडियो ऑन कीजिए अपनी अपनी। होता सर। अगर आईएफएफ फाइल नहीं होती तो GSTR1 13 जुलाई को जाता। अगर 13 जुलाई को GSTR1 जाता तो 14 जुलाई को 2A दिखाई देता। बट तो सर लास्ट रिसिपिएंट डेट तो तो कह रहा 11 है को कि है। मेरी बात सुनो पहले। रिसिपिएंट कह रहा है कि अप्रैल महीने का आईटीसी तो मुझे दिखाई नहीं दिया, वो तो सीधा कब दिखाई दिया? जुलाई में। मई महीने का दिखाई दिया जुलाई में। बट मुझे तो हर महीने का आईटीसी चाहिए, इसलिए सरकार क्या लेके आई? आइए अब बोलो। सर ये क्वार्टरली के लिए होगा या फिर ये क्वार्टरली तो मंथली लिखा के है। लिए भी होगा? मंथली के लिए तो सिर्फ बन जाएगा, अब मंथली के लिए तो बन ही जाएगा ना। और दूसरी तो रिटर्न तो कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ किसके मंथली लिए में है? आईएफएफ नहीं जाएगा? मंथली में आईएफएफ क्यों जाएगा मुझे बताओ, जब GSTR1 के ही अंदर ही B2B और B2C है। तो ये GSTR1 काउंटर के करने के लिए अंदर आया है। B2B जाना है, GSTR1 के अंदर B2C जाना है, GSTR1 के अंदर जीरो रेटेड जाना है, GSTR1 के अंदर नील रेटेड जाना है, नॉन GST जाना है, नॉन टैक्सेबल जाना है, क्रेन नोट जाना है, डेबिट नोट जाना है, सब जाना है। HSN कोड जाना है, SSC कोड जाना है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जाने हैं, सब जाना GSTR1 के अंदर। और जिसने मंथली चूज किया हुआ है उसको सब कुछ वहीं डालना है। बट जो क्वार्टरली GSTR1 फाइल कर रहा है तो पहले 2 महीने में परेशानी किसको होगी? रिसिपिएंट को होगी, क्योंकि उसका 2A तो क्वार्टरली दिखाई देगा ना। वो कहता है कि सर मुझे मंथली दिखाई दो, मुझे मंथली दिखाई दो 2A। तो सरकार कह के आती है कि देखो सप्लायर, अगर आपकी B2B की सप्लाई है ना तो आप आईएफएफ फाइल कर दो, उसके अंदर एक ही बॉक्स है B2B। सर B2C के लिए आईएफएफ नहीं होगा ना? नहीं। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, अप्रैल महीने में आपकी B2C की सप्लाई भी तो होगी। ओके सर। होगी। मई महीने में भी B2C होगी, जीरो रेटेड भी होगी, नॉन GST भी होगी। बट वो तो यस सर। आईएफएफ में नहीं गई। बट वो कहाँ जाएगी? 13 जुलाई को GSTR1 के अंदर चलेगी। तो आईएफएफ जो हुआ वो रिसिपिएंट के लिए हुआ ताकि उसको अपना दिखता रहे कि हाँ मेरा जो फाइलिंग हो हर चुका है। महीने 2A में, हर महीने 2A में दिखता रहे, हर महीने 2A में दिखता रहे। क्लियर हो अब गया। मुझे बताओ, GSTR1 मंथली होगी क्वार्टरली होगी? दोनों तरह से हो सकती है सर। फिर दोनों मंथली से क्वार्टरली दोनों तरह से होगी। एक ही ऑप्शन चूज करना है। यस सर। अगर कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से अगर कम है तो वो मंथली करेगा सर, और अगर ज्यादा है तो वो ऑप्शन चूज कर सकता है क्वार्टरली का। आप गलत बोल रहे हो। आप 5 मिनट के लिए साइलेंट रहो अभी, थोड़ा बाकियों को भी बोलने दो। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप क्वार्टरली करो या मंथली करो। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो ऑप्शन दिए जाएंगे। बट अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको मंथली करना है। बस लिख ले। तो GSTR1 मंथली भी जा सकती है, क्वार्टरली भी जा सकती है। लिखते रहना, GSTR1 मंथली भी जा सकती है, क्वार्टरली भी जा सकती है। बट मंथली उनको फाइल करनी है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। क्वार्टरली सिर्फ वही कर सकता है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है।
तो इसका मतलब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनके लिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं मंथली क्वार्टर, पर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको मंथली करना है। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस अब आ जाओ, अगर मैं मंथली चूज करता हूं तो क्या मुझे आईएफएफ फाइल करना है? नहीं नो सर। यस सर। फिर वही बात कर सकते हो, आप नहीं अनम्यूट नहीं। करो अपने आप को, Y3 टोपी वाले। मतलब म्यूट करो, अभी बाकियों को भी तो बोलने दो ना। अब बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, वो चीज को मैं समझना चाहता हूँ। हाँ जी, अगर मैंने मंथली चूज किया है तो क्या मुझे आईएफएफ फाइल करना है? वो सर नहीं करना है। नो हैं? सर। नहीं करना है सर। और कोई, किसी का और कोई आंसर विपरीत? करना है सर। शाबाश, करना है। 1 घंटे से हम यही बता रहे हैं, करना है। अगर मैंने मंथली चूज किया है या मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो मंथली कर सकता हूं। तो क्या मुझे आईएफएफ फाइल करना है? यस सर। नहीं। सर नहीं कंफ्यूज करना है क्यों हो रहे सर हो? क्वार्टर। सर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जब क्वार्टरली में मुझे करना है। मंथली R1 करना है तो उसमें आईएफएफ का तो रोल ही नहीं है ना। रोलिंग नहीं है सर। बड़ा भाई जैसे काम करेगा उसको तो मानना पड़ेगा छोटे भाई को, बट ये तो कलयुग है, कलयुग तो मानता नहीं ना। 1 ही फाइल होगा। बट जहां बड़ा भाई नहीं जाएगा वहां छोटा भाई जाएगा, बट जहां बड़ा भाई खड़ा है वहां छोटे भाई की अभी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? अगर मंथली चूज किया है, 5 करोड़ से ज्यादा है और मुझे R1 फाइल करनी है तो R1 मुझे फाइल करनी है। मैं आईएफएफ का रोल ही नहीं है ना यहाँ पे, आईएफएफ तो खुलेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने क्वार्टरली चूज किया है GST R1 तो रिटर्न क्वार्टरली कब जाएगी? जैसे तिमाही खत्म होगा अगले महीने की 13 तारीख। यस। जैसे तिमाही खत्म होगा अगले महीने की 13 तारीख। 13 तारीख। जैसे अप्रैल से जून 13 जुलाई, जुलाई से सितंबर, डेट बोलो क्या जाएगी? 13 अक्टूबर। बिल्कुल ठीक। अक्टूबर 24 से दिसंबर 24। जनवरी 13। जनवरी। जनवरी। मेरी सारी B2C सप्लाई, क्या मुझे आईएफएफ फाइल करना है? नहीं नहीं सर। सर वो सिर्फ B2B के लिए है। वो तो B2B के लिए। अगर मेरी B2B की भी सप्लाई है तो क्या मुझे आईएफएफ फाइल करना जरूरी है? सर नहीं मैंडेटरी सर, नहीं है। मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं करना चाहो कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। कोई क्वेरी, कोई डाउट? अब आ जाओ, सप्लायर ने R1 फाइल करी रिसिपिएंट के 2A में, कब दिखाई देगा? 14 तारीख को, क्योंकि 13 भी तो डेट है। 13 यस। तारीख भी तो डेट है, 13 तारीख को भी तो फाइल होगा ना आईएफएफ। तभी तो 14 तारीख की सुबह को जनरेट होगा 2A। 2A 13 तारीख को जनरेट नहीं हो पाएगा, 14 को ही जनरेट होगा। क्लियर है? सर अगर जो 12 तारीख को, 12 तारीख मंथली को जो फाइल रिटर्न करी, कर रहे हैं फिर मंथली दोबारा तो 11 को सर फाइल हो जाता है तो वो भी सर 14 को ही दिखाई देगा 2A को। एक बार रिपीट करना। सर मंथली जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो तो ठीक 11 है, को कंप्लीट हो जा रहा है।
ठीक है। तो उस मतलब तो जो 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है तो उनको जो 2A को दिखना है तो वो भी शायद 14 को ही नहीं नहीं, दिखेगा। हाँ 14 को इसलिए दिखेगा क्योंकि ऐसे मेरे और भी तो सप्लायर होंगे ना जो IFF फाइल कर रहे होंगे, यस तो इसलिए 14 को ही दिखेगा। आप सर, हम ये कह देखो, सकते हैं जो भी आपको जितने भी देखो फाइल कर दिखाई रहे तो देगा, बट मेरी एडवाइस ये है, रिकमेंडेशन ये है कि आप 14 तारीख को सही, आपका सही पिक्चर दिखाई देगी। क्योंकि पहले आप फिर 12 को डाउनलोड करो, फिर 14 को डाउनलोड करो, तो इससे बढ़िया क्या है कि 14 तारीख पे जाओ, है ना। तो चेंज नहीं होगा। 11 को 12 तारीख को डाउनलोड करोगे तो आपको 11 वाली ही डेटा मिलेगा, बट आप 14 तारीख पे जाओगे तो 12 वाला भी मिलेगा और IFF वाला भी मिलेगा। क्लियर। सर अगर मेरा जो सप्लायर जो होगा वो हाँ अगर केवल मंथली चूज ही किया हुआ होगा तो तब तो मेरा 12 को दिख सकता है ना 2A। हाँ, अगर मेरे अगर मेरा कोई सप्लायर ऐसा अगर नहीं हो होंगे जो तो 12 क्वार्टर को दिख सकता है। बिल्कुल ठीक। दिख सकता है ना। बिल्कुल दिख सकता है। मैंने 11 तारीख को फाइल किया तो 2A कब दिखाई देगा? 14 को। मैंने 12 तारीख को फाइल किया तो 2A कब दिखाई देगा? दिख रहे हो? ऊपर दिख रहे हो? ऊपर दिखाई दे रहा है। मैंने अगर बस 12 मई को GSTR 1 फाइल किया तो 2A कब दिखाई देगा? 14 मई को। और कोई आंसर? अच्छा, 12 तारीख को फाइल हो सकता है ना, इतने तो सब लोग जानते हो। यस सर, यस लेट सर, फाइन लेट के फाइन से साथ हो हो सकता सकता है। हाँ, लेट फी के साथ जाएगा। तो 2A कब दिखाई देगा? सर मान के चलो 14 को 14 तारीख को ही दिखाई दे रहा है वो, इसमें 15 को 12 और दिखाई 14 देगा, का दिखाई देगा कंफ्यूजन नहीं इसमें। करना। हाँ, कब दिखाई देगा? तो 14 या 15 तारीख को दिखाई देगा। 14 जून को दिखाई देगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। क्योंकि सर नेक्स्ट मंथ में ये आ गया ना, वो नेक्स्ट इसलिए। मंथ में चला गया, वो नेक्स्ट मंथ में चला गया, डेट थी उसकी 11। अगर वो 11 को कर देता तो उसी महीने में 2A में आ जाता, बट वो पहुंच गया जंप करके। 11 तारीख को उसने क्रॉस कर दिया। जैसे ही उसने 11 को क्रॉस कर दिया तो सामने वाले पार्टी को उस महीने नहीं दिखाई देगा, उस महीने नहीं दिखाई देगा, उसको उससे अगले महीने में दिखाई देगा। ताकि पार्टी को पता रहे कि हाँ मेरा फाइलिंग लेट हुआ है। नहीं, वो कोई ऐसा कुछ नहीं है ताकि पार्टी को पता रहे, पार्टी को सब समझदार है, किसको क्या पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि रिसिपिएंट को अप्रैल महीने में नहीं दिखाई देगा, उसको मई महीने में दिखाई देगा। ठीक है, इसको अप्रैल महीने में दिखाई देगा, इसको मई महीने में दिखाई देगा। और अगर इसको मई महीने में दिखाई दिया तो अप्रैल महीने में तो मैं ITC ले नहीं सकता। यस और नो? देखो, Yes. व्हाट इज ITC? ITC मीन्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ITC मीन्स इनपुट इनपुट टैक्स टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब सप्लायर ने जो 18 रुपए दिखाए हैं वो रिसिपिएंट के क्या है? ITC। और अगर मेरे 2A 2B में नहीं आए तो उस महीने में मैं उस ITC का क्रेडिट नहीं ले सकता, तो मेरा तो लॉस्ट हो गया अप्रैल महीने में। यस और नो? धीरे धीरे करके समझ में आएगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करना पड़ेगा क्विकली। इसका आइए, लॉस तो हुआ। 10 मई को 10 मई को वो R1 फाइल हुई, 2A में कब दिखाई देगा? 14 मई को सर। सर। 14 मई को दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक। 14 तारीख को दिखाई देगा सर। आ जाओ। उसी महीने 30 में, 4 इसी को महीने फाइल में। हुई। हाँ जी, 30 4 को फाइल हुई।
4 सर। ये नहीं देखा ये सब सर ये 30 6 को नहीं और चल 30/4 14/6 को को फाइल नहीं खुलेगा सर, सर 30/4 को तो फाइल ही है। वही तो बोल रहे सर नहीं खुलेगा सर। पहले ही लिखा हुआ है ना, 30/4 को तो फाइल ही कैसे होगी? तो टू अगर फाइल होगी ही नहीं तो 2A में कैसे दिखाई देगा? हाँ? 10 अगस्त को फाइल हुई, हो सकती है। यस, बताओ 2A में कब दिखाई देगा? हेलो म्यूट करके। सर 14 सितंबर को। क्लियर है? यस सर। किसी की कोई डाउट क्वेरी? सर ये तो हुआ जब मंथली करेंगे, तो अगर हम इसी चीज को अगर हम क्वार्टरली में डिले कर दे तो वो कब दिखेगा? 14 तारीख को। मतलब तो फिर नेक्स्ट मंथ में ही दिख जाएगा, जैसे हम लोग को नॉर्मली दिखते रहता है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ये शीट मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और बेसिक्स बातों के बारे में डिस्कस करेंगे।